आज के हमारे इस भव्य कार्यक्रम जो कि प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और इसमें आयोजक संयुक्त रूप से विकल्प संस्था और राजकीय पुस्तकालय है। निश्चित रूप से जयंती का इस पुस्तकालय में मनाया जाना निश्चित रूप से बहुत ही अपने आप में एक स्वयं सिद्ध कार्यक्रम है। हमारे मंच पर परम सम्माननीय व्यक्तित्व श्री रमेश जी वर्मा साहब, अध्यक्ष श्री नरेंद्र नाथ चतुर्वेदी, श्री अंबिका दत्त जी, दिनेश नायक द्विवेदी, किशन लाल वर्मा साहब, आयोजक महीन नहीं साहब और हमारे इस पुस्तकालय के जो जिन्होंने ऊर्जा वाहक हैं और सारे कार्यक्रम इतने सफल रूप से करवाते हैं और इतना अच्छा माहौल देते हैं, ऐसे हमारे दीपक साहब और यहाँ पर सामने उपस्थित सभी कवि, कवयित्री, चिंतक, विचारक, विश्लेषक, साहित्यकार, आलोचक, समीक्षक, कई सारे पुरस्कारों के वाहक हमारे सामने मौजूद हैं। मैं सभी को नमन करती हूँ आदर के साथ। और चूँकि आज मेरा ऐसा मौका पड़ा कि मेरा सब नंबर सबसे बाद में था कार्ड में और मुझे सबसे पहले जो है आमंत्रित किया गया। होता तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है पर महेंद्र जी की बात को मैं टाल नहीं सकती हूँ, चाहे वो मुझे 10 मिनट पहले कहें। मैं अभिमत के रूप में तैयार रही थी कि हमारे जो है आज के प्रमुख वक्ता विद्वान रमेश जी और ये जो भी बोलेंगे उसका जो अभिमत तैयार होगा वही मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगी। पर ठीक है, मैं प्रेमचंद की छात्रा भी रही हूँ, प्रेमचंद पढ़ाया भी है। निश्चित रूप से यहाँ दीपक जी ने भी कहा कि क्लास 2, 3, 4 से लेकर LKG अब तो KG चलते हैं, क्लास 4 से लेकर और डिलीट तक जो है वो प्रेमचंद पर चर्चा होती रही है। और मैं ऐसे हिंदी का गौरव मानती हूँ कि हर स्तर का विद्यार्थी प्रेमचंद को पढ़ता है अपनी अपनी दृष्टि से, लेकिन फिर भी प्रेमचंद में विचार चलते आ रहे हैं, समीक्षाएं, आलोचनाएं होती आ रही हैं, परिचर्चाएं होती आ रही हैं और होती रहें। भले प्रेमचंद उस युग के थे और आज के जटिल बौद्धिक युग में, जेट युग में, AI के युग में भी प्रेमचंद जो है चर्चा का विषय है। ये क्या कम है कि वो भी बात है, क्योंकि प्रेमचंद में वो मादा है, वो दम कम है जो एक रचनाकार, एक आलोचक और एक साहित्यकार, निबंधकार, कथाकार में होता है। उन्होंने हर विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और समाज को बदलने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि वह पूरी तरह से सफल हुए हैं, न केवल अपने समय के समाज के, बल्कि आज भी हम देखते हैं कि जो भी उन्होंने लिखा, जो भी उन्होंने अपने समय में लिखा, वो आज के समय में भी उतना ही फलीभूत है। आज के समय में भी ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद बहुत दूरदर्शी थे, भविष्यवाणी करते हों कि आज से मेरे आज के लेखन से 50-60 वर्ष बाद भी ये सारी चीज़ें सत्य सिद्ध होगी और हुई भी। सामाजिक का परिवर्तन, क्योंकि वो सामाजिक रचनाकार थे, किसान समाज से थे और किसानों के बीच में ही उनका लालन पालन हुआ था और वो किसान संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार, भाषा, समस्याएं सबको बखूबी समझते थे और उन्होंने अपने सभी विधाओं में, कहानी में, उपन्यासों में, निबंधों में उन पर पूरा प्रकाश डाला। उनकी समस्याओं को अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता और साहित्यिक प्रतिबद्धता समझते हुए उस पर बखूबी लेखनी चलाई है और वो सफल भी हुए हैं। कोई भी कृति महत्वपूर्ण तब होती है जब जीवन और मूल्यों के बीच जो द्वंद्व होता है और उस द्वंद्व और उस दुविधा को
विलक्षण रस खींचता है, तब समझो कि वो कृति सफल है। और बिना लोक के स्पर्श किए कोई भी कृति अपने आप में पूरी तरह से सृजन के रूप में प्रमाणित नहीं हो सकती। प्रेमचंद जी ने भी, मैं तो प्रेमचंद जी को आधुनिक कहूँगी। लोग हालांकि इस शब्द पे बहुत ही जो है वो अपने विचार हो सकता है विपरीत विचार व्यक्त करें, क्योंकि प्रेमचंद आधुनिक थे। भले आधुनिक होने का ये मतलब नहीं है कि हम जो आज लिख रहे हैं आज के हिसाब से लिख रहे हैं। कई लोग आधुनिक होते हुए भी मध्य वर्गीय संस्कारों पे ही लिखते हैं, सामंतवादी संस्कारों पे ही लिखते हैं, लेकिन वो आधुनिक होकर आज की समस्याओं को जैसे बखूबी समझते हुए उनका समाधान प्रस्तुत करते हैं। उस समय वर्ग भेद, वर्ग वैषम्य इतना अधिक था। अछूत, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबका इतना अधिक विचार था और पूरी तरह से जो है अछूतों और दलितों को समाज में नकारने की, उच्च वर्ग द्वारा नकारने की जो प्रवृत्ति चली आ रही थी, प्रेमचंद उन सब के खिलाफ थे। वो नफरत, वो घृणा वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके आंखों में वो स्वप्न था और उस स्वप्न में था कि एक किसान अपनी स्वयं की जमीन में वो काश्तकारी करे और उसकी सारी उपज पर उसका अधिकार हो, न कि शोषक वर्ग और सत्ता दल का। और आज हम खुद देख रहे हैं, अभी उन्होंने आपने भी जिक्र किया शर्मा जी ने कि किस तरह से आप एक उद्योगपति के विवाह में करोड़ों खर्च होते हैं, करोड़ों से ऊपर अरबों खर्च होते हैं, और कैसे वहां पर आपने दृश्य देखा कि किस तरह से वहां पर सत्ता का पक्ष, विपक्ष और अभिनेताओं का दल, सारे उद्योगपति का दल जो किस तरह से एक ही गंगा में स्नान करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और हम मध्यवर्गीय ऐसा लगता है जैसे मुंह खोलकर मौचक्के होकर उनको देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सारे सिद्धांत वहां पर पूंजी के सामने सारे सिद्धांत जो है समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि प्रेमचंद जी ने भी लिखा है कि अगर किसी पर राज्य करना हो तो आप उस राज्य के या देश के महाजन, पूंजीपति, उद्योगपति और सत्ताधारियों को जितना लाभ पहुंचाओगे, आपका राज्य उतना ही सफल माना जाएगा। भले उसके लिए एक वर्ग पूरी तरह से कुचला हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही प्रेमचंद जो मध्यवर्गीय कौम है, उनकी चुप्पी पर बहुत आक्रोशित है। वो कहते हैं ये मध्यवर्गीय समाज जो है वो कभी जो है वो विद्रोह का स्वर कभी भी उसका मुखरित नहीं होता है, और ये बीच के लोग जो हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश और हमारे राष्ट्रीय एकता को नुकसान होता है। और आज भी वही है, हम देख रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। या तो बिल्कुल निम्न जो श्रमिक वर्ग है उनमें फिर भी एकता दिख जाएगी, और बड़े लोगों की तो एकता मैंने बताई थी आपको कि जिस तरह से हमने देखा, और हमारे में एकता नहीं है। हम हमेशा अपने अपने विचार वैषम्य को लेकर ही तर्क वितर्क करते रहते हैं। सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध भी प्रेमचंद ने जो है बहुत कुछ लिखा है। इसमें आया कल्प नामक उपन्यास में यशोदा नंदन और उनके मित्र ख्वाजा महमूद खां आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, आसपास रहते हैं, मित्र हैं, और समाज की सुधार की जो भी कार्यक्रम चलते हैं उसमें सहभागी हैं। लेकिन पता नहीं कौन सी सांप्रदायिकता की प्रदूषित हवा उनमें दरार पैदा कर देती है, और इस मानसिकता में यशोदा नंदन की हत्या हो जाती है और अहिल्या का अपहरण हो जाता है। और इस विकृत मानसिकता की
ख्वाजा महमूद खां को अचानक से एहसास होता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हम तो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत हमको ऐसा करवा रही थी। प्रेमचंद ने यहीं पर इशारा किया है कि ये जो तीसरी ताकत है वही हमको लड़वाती है। और सच में सांप्रदायिकता एक सोची समझी साजिश होती है। ये बाकायदा प्लान में योजनाबद्ध तरीके से की जाती है, क्योंकि प्रेमचंद मानते थे ना कोई हिंदू संस्कृति है ना कोई मुस्लिम संस्कृति है, बस एक ही संस्कृति है, वो है आर्थिक संस्कृति। और निश्चित रूप से समाज में भी दो ही वर्ग हैं, शोषक और शोषित। और सारे वर्ग देखने के हैं, कुल मिलाकर जहाँ अर्थ का प्रभुत्व होता है और ऐसा लगता है कि सारा संचालन सूत्र उनके ही हाथों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आ गया है। हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। घटनाओं की गहरी छानबीन यह प्रमाणित करती है कि आपने लिखा है प्रेमचंद जी ने कि सांप्रदायिकता की भावना स्वतः स्फुट नहीं है, एक षड्यंत्र के तहत पैदा की जाती है। इस अर्थ प्रधान युग में सिर्फ आर्थिक संस्कृति का प्रभुत्व है। कर्मभूमि के समय में, उपन्यास कर्मभूमि के समय में भारत में जन जागरण की लहर उठी थी। 1932 में प्रेमचंद जी ने लिखा कि वर्तमान सांप्रदायिकता के बाद उस सांप्रदायिकता का युग आने वाला है। मैंने उनके समय जो वो सांप्रदायिकता थी उसके आगे बढ़ के वो बोल रहे हैं कि अब उस सांप्रदायिकता का युग आने वाला है जो राजनीति प्रधान होगा, जब श्रम और पूंजी का भीषण संग्राम छिड़ेगा। इस सांप्रदायिकता में कुछ सहिष्णुता है और उस सांप्रदायिकता तो सामूहिक स्वार्थ की उपज होगी और स्वार्थ भी धर्म से कम घातक नहीं होता। प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भावना की कायम की है। साथ में ये भी लिखा है, समस्या का समाधान भी दिया है कि आने वाले वर्षों में इसी सांप्रदायिकता से हम सबको संग्राम करना है, सहिष्णुता, विश्वास, धैर्य और सेवा के शस्त्रों से। इसी में राष्ट्र का कल्याण है। पंच परमेश्वर, मुक्ति, धन, क्षमा आदि जैसी कई कामनाओं में आपने इसी सद्भावना को कायम करने की कोशिश की है। प्रेमचंद इस समय जीवन के लेखक अवश्य थे, पर किसान जीवन की स्थिरता के हिमायती नहीं थे। वे किसान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे और वे उस जिजीविषा के लेखक थे जो ब्रिटिश शासन की क्रूर व्यवस्था में किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते थे। उनको मालूम था कि किसानों की मुक्ति के स्वप्न को कभी जो है सामंजस्य से जो है वो नहीं इसका सुधारा जा सकता। वो मध्य वर्ग को भी आमंत्रित करना चाहते थे कि वे किसान के साथ जुड़े और वे कहते थे कि हमारा शिक्षित समुदाय, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे छात्र, सभी अंग्रेजी सरकार को इष्ट समझते हैं और उसकी हड्डियों पर दौड़ने को तैयार है। मार्क्स ने और धर्म ने ऐसा काम किया है कि सबको तोड़ने की कोशिश की है। आज भी हम धर्म की महत्ता चारों तरफ देख रहे हैं। आप देखिए किसी भी मंदिर में आपको तुरंत दर्शन कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हजारों लाखों की भीड़ है, पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। यानी धर्म कितना सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है और ये धर्म विद्वेष का एक बहुत बड़ा साधन है। आप देखिए हिंदू मुस्लिम में भी धर्म को अगर थोड़ी भी हवा दी जाए तो भेदभाव तुरंत सामने आ जाता है। तो प्रेमचंद ने भी जो है ये माना। मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था, लेकिन प्रेमचंद जी ने 100 वर्षों बाद इस धर्म को कोड कहा, क्योंकि वे पंडित, पुजारी, पुरोहित और हिंदू जाति के कलंक के रूप में जो है वो मानते थे। 1930 तक आते आते किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन जाता है प्रेमचंद के साहित्य में। वे जानते थे जमींदार वर्ग
का न तो हृदय परिवर्तन होगा, न साम्राज्यवादी ताकतें किसानों को उनका हक दे पाएंगी। वे देख रहे थे कि शोषकों की सत्ता पर पकड़ मजबूत होती जा रही है। राय साहब सरीखे कांग्रेस जो है वो खतर भरी हो गए हैं। इसी शोषण की प्रक्रिया में गोरी की भी अकाल मृत्यु गोदाम में दिखाई जाती है। वे गोरी के जीवन संघर्ष को दिखाते हैं क्योंकि किसान का क्रांतिकारी यथार्थ उभरकर सामने आने लगा था। गोरी की मृत्यु के बहाने भारतीय किसान की पारंपरिक संघर्ष की मृत्यु को प्रेमचंद ने दर्शाया है, क्योंकि उनको मालूम था कि सिर्फ इस संघर्ष से एक किसान को उसका हक नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने वहीं पर न केवल गोरी की मृत्यु है वो, बल्कि वो किसान के पारंपरिक संघर्ष की मृत्यु है, क्योंकि उसके बाद तो गोरी का पुत्र जो है वो शहर चला जाता है और एक मजदूर बनने के लिए, एक श्रमिक बनने के लिए। विवाह की अब मैं इस बात में आऊंगी कि विवाह की संस्था के बारे में प्रेमचंद के विचार इतने आधुनिक हैं और स्वर कितना बदला हुआ है। प्रेमचंद सोचते हैं, विविध प्रसंग में एक दुखी बात नामक नोट में वो लिखते हैं कि लड़कियों को विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ ही देना चाहिए। ये बहुत सशक्त पंक्तियां हैं, मैं चाहती हूँ आप ध्यान से सुने उसे, कि उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे युवकों के विषय में हम उनके पथभ्रष्ट हो जाने की ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, उसी प्रकार हमें लड़कियों पर विश्वास करना चाहिए। यदि वे प्रेमी जीवन बसर करना चाहती हैं तो अपनी इच्छा अनुसार विवाह करें, अन्यथा अविवाहित रहें। और सच पूछो तो यही मुनासिब भी है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि लड़कियों की इच्छा के विरुद्ध रूढ़ियों के गुलाम बनकर या खानदान की नाक में कट जाए, इसलिए लड़कियों को हम किसी के भी गले बढ़ दें। ये कभी लगता नहीं है कि प्रेमचंद की पंक्तियां होंगी, क्योंकि आज भी जो है ये लागू हो रही है और लड़कियां अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही हैं और वो अपने पिता या माता के कहने पर किसी के भी जो है गले में जयमाला डालकर उसको अपना साथी बनाने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि वो उसकी कसौटी पर खरा न उतरे। तो सामाजिक परिवर्तन जो आज भी हो रहे हैं उसका कितना बहुत पहले ही अंदेशा जो है प्रेमचंद जी को हो गया था। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जब लड़के अपनी रक्षा कर सकते हैं तो लड़कियां भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। विवाह की संस्था की निरर्थकता को नगरी कथा में मीनाक्षी और दिग्विजय के विवाह के जरिए दिखाया गया है। आप देखिए कि गोदाम उपन्यास में भी मेहता और मालती के संबंध ऐसे ही हैं। मालती कह देती है मैंने बहुत सोच विचार कर लिया, स्त्री पुरुष बनकर रहने से तो अच्छा है कि मित्र बनकर रहें। तो उनमें आज जो रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप आज जो समाज में है फल फूल रही है, उसका आप देखिए कि सूत्र 1936 में प्रेमचंद जी के पास भी स्त्री की उच्छृंखलता, जिसके मारे आज काफी लोग परेशान हैं कि स्त्री को जैसे ही अपने अधिकार क्षेत्र मालूम पड़ा वैसे उसने जो है अपने वर निकालने शुरू कर दिए। एक अपवाद है, लेकिन उसकी निशानी भी जो है हमें प्रेमचंद के साहित्य में मिलती है कि नगरी कथा के गपुरु नामक कश्मीरी व्यक्ति की 3 लड़कियां होती हैं, पर वो तीनों लड़कियां आपस में निर्णय कर लेती है कि हमें विवाह तो करना ही है, क्योंकि ये विवाह बहुत बड़ा रोग है और इस रोग को हमें जो है झेलना नहीं है। प्रेमचंद ने भारतीय महिलाओं की जागृति शीर्षक नोट में स्त्रियों द्वारा निर्वाचन अधिकार मांगे जाने पर भी सवाल उठाया था। मालती की मछली में सरोज मेहता से कहती कि हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। मेहता विरोध करते हैं कि वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है, उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी ना। आज स्त्रियों को कानूनन अधिकार मिला है शारदा एक्ट की वजह से, और उस समय जब शारदा एक्ट पर विचार किया जा रहा था तो प्रेमचंद जी ने जागरण में टिप्पणी की 1931 में कि विधवाओं को स्वर्गारोही पति की जायदाद पर अधिकार दिलाने का जो बिल शारदा पेश करने जा रहे हैं उससे एक
लेकिन उसको कहीं शरण नहीं मिलती और अंततः वो कुछ भी खर्चा करती है अपने पति की कमाई हुई दौलत से, तो उसके बेटे कह देते हैं कि ना तुम्हें खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है, और वो उसके बाद उसकी जो दशा होती है वो निकाल दी जाती है। तो क्या हमें लग रहा है क्या कि आज नहीं है ऐसा समाज में? आज के समाज में भी हूबहू यही स्थिति कई औरतों की जो अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं है, या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, या बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकती है अपने बेटों के भरोसे पर। प्रेमचंद ने ये भी कहा था कि अर्थहीन, चाहे वो खाली राष्ट्र राज्य और देश का नहीं, बल्कि अर्थहीन प्रभुत्व है एक परिवार का भी। सुजान भगत नामक कहानी में सुजान जी बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत समृद्धि है उनकी, लेकिन थोड़े दिन बाद वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं बेटों को देखकर मैं निश्चिंत होकर भक्ति करूं। लेकिन भक्ति क्या करूं? सुजान के बेटे जो है वो फिर उनको कह देते हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को एक गबड़ी भी दें, हम बहुत मुश्किल से कमाते हैं। फिर सुजान जी को पता चलता है कि अरे मेरे हाथ से अर्थ का प्रभुत्व क्या गया, ये तो मेरे परिवार में मेरी सत्ता ही छिन गई। तो वापस सारी सत्ता लेते हैं और फिर सब गरीबों को दान देते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हमारे सामने हैं उनको बहुत कुछ बोलना है, मैं बस अंत में एक ही बात जो कि मैंने खुद महसूस की कि प्रेमचंद के उपन्यास में साहित्य में सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप उभर कर आए, जिसका प्रेमचंद को भी पूर्वानुमान नहीं था। उनके अनुमान से परे जब गोबर दुनिया से बिना विवाह किए दुनिया 5 माह की गर्भवती होती है और उसे अपनी माँ के और अपने पिता के दरवाजे पर पटक करता है, तब एक किसान होने के नाते प्रेमचंद जी को अनुभव होता है कि वास्तव में मिट्टी भी बदल गई, हवा पानी भी बदल गया और मौसम भी बदल गया। और अचानक से उनको ये लगता है कि ये क्या हो गया। वो जो यथार्थवाद उनके सामने आया है वो खुद उन्होंने लिखा है, लेकिन वो खुद स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में सब उसे गोबर को और दुनिया को सब गालियाँ देते हैं, लेकिन अंत में उसे अपना लिया जाता है। और होता भी वही है कि जब हमारे समाज में कोई संस्कृति या परंपरा से हटकर बातें होती है तो पहले तो उसकी निंदा की जाती है, प्रताड़ना दी जाती है उसको, और फिर वो समाज की मुख्य धारा में धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं और वो एक नई जीवन शैली बनकर, नई आधुनिकता बनकर हमारे समाज में समाहित हो जाती है और हम फिर कुछ नहीं बोल पाते। ऐसा ही अंत में उपन्यास के अंत में, गोदान उपन्यास के अंत में ये यथार्थवाद जो दिखाया गया है, प्रेमचंद स्वयं स्तब्ध थे, लेकिन एक कुशल कलाकार की तरह, रचनाकार की तरह उन्होंने आने वाले समय की आहट को और आने वाले वक्त की नब्ज को किस तरह से समझा है और उसको अपने साहित्य में स्थान दिया है। आप लोगों ने मुझे सुना और शांति से सुना।